हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी अकाउंट्स जो शेयर चैप्टर लेके चल रहे थे उसी में है। उसमें हमारा क्या, अंशों का हरण। अंशों का हरण ये यूपी बोर्ड की बात किया जाए या किसी अन्य बोर्ड की बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो शेयर में जो क्वेश्चन बनता है वो इसी टॉपिक का बनता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग को बहुत ही बढ़िया से समझना है, अच्छे तरीके से जानना है होता क्या ये सारा डिटेल। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने कंपनी अकाउंट में जो शेयर चैप्टर है उसका सारा चीज पढ़ लिया, उसका थ्योरी भी समझ लिया लगभग सारी चीजों का। उसके बाद हम लोगों ने उसमें निर्गमन सीख लिया, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग जा रहे हैं सीखने अंशों का हरण। तो चलिए सीखते हैं अंशों का हरण क्या होता है। अंशों का हरण जैसे नाम से ही समझ में आता है। हरण का मतलब क्या होता है, हरण का मतलब होता है कि आप उसको क्या करें, आप उसको रख लें, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको खींच ले, आप उसको जबरदस्ती ले लें। तो ये सारी चीजें एक तरह से हरण कहलाता है, जिसको हम लोग जब्त भी करना कहते हैं। जैसे क्या है कि वो किसी और का और हम अपने पास ले लें, ठीक है, वो किसी और का है लेकिन हम रख लें, तो यही क्या कहलाता है, हरण या जब्त कहलाता है। लेकिन अब अंशों का हरण क्या होता है और ये क्यों होता है और कब होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग जानेंगे कि पहले ये जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल करता हूँ। इसमें लिखा है जब कंपनी अपने अंशधारियों से याचनाएं करती है। देखिए पता है हम लोग को कि कंपनी क्या होता है, कंपनी को अंश निर्मित किया जाता है और जैसे अंश निर्मित किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे याचनाएं किया जाता है। किससे, अंशधारियों से। जब अंश निर्मित होता है तो कंपनी सारा पैसा एक बार में नहीं मांगता है बल्कि कई कॉल्स में मांगता है, ये आप लोग को पता है। तो जब कई कॉल्स में मांगता है और वो कॉल्स जब कंपनी करता है, याचनाएं जब करता है, तो बहुत से अंशधारी ऐसे होते हैं जो किसी कारण से याचनाओं का पैसा नहीं दे पाते हैं, उसी को कॉल्स इन एरियर कहते हैं, ये आप लोग को पता है। तो इसी तरह हमारा क्या है, कुछ अंशधारी उसमें ऐसे हो जाते हैं जो हमारे कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं। सीधी सी बात है, कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं कर पाते, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो जब भुगतान नहीं कर पाते हैं तो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है। तो कंपनी के संचालक क्या करते हैं, कंपनी के संचालक या संचालक मंडल कुछ प्रक्रिया से गुजरते हैं। वो प्रक्रिया क्या, मैं अभी उसको भी बताऊंगा, उस चीज को भी मैं समझाऊंगा। कुछ प्रक्रिया से गुजरते हैं और गुजरने के पश्चात भी अगर वो अंशधारी पैसा नहीं दे पाते हैं तो उन अंशधारियों के अंशों को कंपनी क्या करता है, जब्त कर लेता है। कंपनी क्या करता है, उनके अंशों को जब्त कर लेता है, ले लेता है। और जब्त करने के बाद क्या होता है, उनका जो नाम होता है अंशधारियों का, उन अंशधारियों का नाम क्या करता है, कंपनी अपने अंशधारियों की सूची में से हटा देता है। कंपनी अपने अंशधारियों की सूची में से हटा देता है कि भैया आपने पैसा नहीं दिया, हमने आपको बार बार मांगा, आपने नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, आपका नाम अपने रजिस्टर से हटा लेते हैं और आपका पैसा रख लेते हैं, आपका अंश हम रख लेते हैं। और अंश रखना ये हरण इसलिए भी कहलाता है ना, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपए का अंश है और इस पे अप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल इस प्रकार से पैसा मांगा गया है, जिसमें मान लीजिए यहाँ पर 3 रुपये, यहाँ 3 रुपये, यहाँ 4 रुपये मांगा गया, ऐसा करके मांगा है। और कंपनी के अंशधारी ने 3 रुपये अप्लीकेशन चुकाया, 3 रुपये अलॉटमेंट चुकाया और फर्स्ट कॉल नहीं चुका पाया, और उसका अंश हरण कर लिया है। तो कंपनी के अंशधारियों ने जो ये 6 रुपये चुकाया है उस भी पैसे को कंपनी जो होता है वो लौटाने नहीं जाता, वो भी रख लेता है वो, इसीलिए इसको हरण कहते हैं। मतलब जो दिया है वो भी रख लेना, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को अंशों का हरण कहते हैं। एक बात और समझने वाली बात है जो हमने यहाँ पर नोट में करके लिखा है, क्या होता है कि जब भी अंशों का हरण होता है तो अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में क्या होता है, कमी होता है। ये भी बात याद रखना है, जब भी अंशों का हरण होता है तो अंश पूंजी में कमी होता है, अंश पूंजी में कमी होता है। अब कुछ प्रोसेस को समझिए। अब हम लोग को क्या समझना है, प्रोसेस, अंशों का हरण क्या होता है ये बात तो क्लियर है, कैसे होता है। तो जब कंपनी अंशधारियों से कॉल करती है, जो निश्चित समय देता है कॉल पे पैसा चुकाने का, कंपनी के अंशधारी उस समय पे उस पैसे को नहीं चुकाते हैं तो कंपनी के संचालक मंडल लोग में से क्या होता है, उनको एक नोटिस दिया जाता है। उस नोटिस में एक टाइम फिक्स किया जाता है कि आपको इतने दिन के अंदर आपको इसका पैसा और ब्याज, अगर ब्याज लग रहा है तो ब्याज लगना ना लगना ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ब्याज लग रहा है तो ब्याज और पैसा आपको चुकाना है, किसको, अंशधारियों को। ये नोटिस दिया जाता है। नोटिस में याद रखने वाली बात है कि नोटिस में मिनिमम समय 14 दिन का होता है, मिनिमम 14, मैक्सिमम इससे ज्यादा जा सकता है, ठीक है। नोटिस जो दिया जाता है उसमें अंशधारियों को 14 दिन का कम से कम समय दिया जाता है, उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है। वो नोटिस जाता है, अंशधारियों को जब नोटिस जाता है और उसके बाद भी अंशधारी क्या करते हैं, उसका पैसा पेमेंट नहीं करते हैं, उसके बाद भी अंशधारी पैसा पेमेंट नहीं करते, तो फिर से एक नोटिस सेम टू सेम इसी तरह का जाता है जिसमें थोड़ा कड़े शब्द में बोला जाता है। इसी नोटिस में बता दिया जाता है कि अगर आप अंशों का पैसा नहीं चुकाएंगे तो आपका अंश हरण कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर अंशधारी पैसा नहीं देते हैं तो एक और नोटिस दिया जाता है, फिर थोड़ा सा नोटिस का समय दिया जाता है और फिर क्या होता है, फिर भी अंशधारी अगर पैसा नहीं देते हैं तो कंपनी के संचालक मंडल उस अंशों को जब्त कर लेते हैं। वहां पर जब्त होता है, पहली बार में नहीं, पहली बार पेमेंट नहीं दिए, नोटिस दिया, दूसरी बार नोटिस में भी पेमेंट नहीं दिए, तीसरी बार नोटिस गया। देखिए पहली बार तो कंपनी कॉल किया, वो पेमेंट नहीं दिए, फिर
14 दिन से ऊपर का नोटिस जाता है या 14 दिन का नोटिस जाता है, फिर आप पेमेंट नहीं किए, फिर एक बार नोटिस जाता है, मतलब 2 बार नोटिस जाता है। दोनों बार नोटिस जाने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं होता है तब जाके जब्त होता है। ये नहीं कि कंपनी को पहली बार पेमेंट नहीं है उसने तुरंत ले लिया, ऐसा नहीं है। उसने 2 बार चेतावनी दिया कि आप दे दो, लेकिन नहीं देते तब जाके जब्त होता है। क्लियर हो गया बात? यहाँ तो क्या, अब हम लोग को, क्योंकि हम लोग अकाउंट पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स में क्या होता है, हम लोग को लेखांकन सीखना होता है, हम लोगों को लेखांकन सीखना होता है। तो हम लोग लेखांकन सीखेंगे कि अंशों के हरण पे क्या लेखा होता है। तो देखिए हमारा यही पॉइंट है, अंशों के हरण पर लेखा। अब ये बात है कि अंश पे हरण का लेखा जो होता है वो डिपेंड करता है कि अंश निर्गमित किस मूल्य पे हुआ है। अंशों का निर्गमन, जो निर्गमन होता है ना अंशों का 2 मूल्य पे, कौन कौन से, सम मूल्य पे और प्रीमियम पे, तो उन दोनों के आधार पे ही जनरल एंट्री होता है। तो अगर हमारा अंश सम मूल्य पे निर्गमित हो, अगर हमारा अंश सम मूल्य पे निर्गमित हो और उसका हरण किया जाए तो क्या एंट्री बनेगा? तो देखिए उसका एंट्री बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसका एंट्री क्या बनेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और फिर हमारा जाता है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या जाता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसकी जगह फॉरफिटेड शेयर भी यूज हो सकता है, दोनों नाम यूज होता है। तो ये हमारा एंट्री होता है। अब देखिए ये जनरल एंट्री, अब इसको समझेंगे ये क्यों। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, वो किस अमाउंट से होता है? तो वो कॉल्ड अप अमाउंट से होता है। कॉल्ड अप अमाउंट यानी जो हमारा पैसा मांगा गया है, जो हमारा पैसा अंशों पर मांगा गया है। अगर अंश पे केवल 3 रुपये तक कॉल हुआ है तो 3 रुपये के हिसाब से कॉल्ड अप जाएगा। अगर अंश पे 6 रुपये का कॉल्ड अप हुआ तो 6 रुपये तक का कॉल्ड अप जाएगा। यानी इस अमाउंट को जो डेबिट करते हैं, जहां तक कंपनी का पैसा मांगा गया है, कंपनी द्वारा अंशों का पैसा जहां तक मांगा गया वही पैसा का। अगर हमारा कभी कभी अंशों का हरण पहले भी हो जाता है, आने वाले कॉल्स के पहले, जैसे कि एक कंपनी ने शेयर इशू किया, एप्लीकेशन तो जनता करता है, वो मिल गया, अलॉटमेंट किया, किसी ने अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी के संचालक मंडल ने नोटिस दिया, उसके बाद भी पैसा नहीं है और वो फर्स्ट कॉल से पहले ही अंश को हरण कर लिया, तो वहां कॉल्ड अप अमाउंट कहां तक का जाएगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये दोनों जोड़ के ही जाएगा, क्योंकि कंपनी ने केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगा है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अभी तो बात की चीजें हैं, तो वो नहीं मांगा गया है। तो यही बात हमें समझना है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ कॉल्ड अप अमाउंट जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर इनमें क्या है, अगर कंपनी मान लेते हैं सारा कॉल मांग लिया है, अगर कंपनी सारा कॉल मांग लिया तो यहाँ पर कॉल्ड अप अमाउंट क्या पूरे अंश के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जाएगा, क्योंकि सारा कॉल मांगा है ना, तो पूरा अंश का जो वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में, शेयर अलॉटमेंट में, शेयर फर्स्ट कॉल पे और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, इन तीनों में क्या जाता है? कॉल्स इन एरियर जाता है। इन तीनों में क्या जाता है? कॉल्स इन एरियर। जो भी पैसा हमारा क्या है, जो भी पैसा हमारा नहीं मिला इन कॉल पे, अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं मिला वो अलॉटमेंट वाले में जाएगा, फर्स्ट कॉल पे जो पैसा नहीं मिला फर्स्ट कॉल पे जाएगा, और सेकंड एंड फाइनल का जो पैसा नहीं मिला है वो इसमें जाएगा, ठीक है। बात समझे? तो हमारा क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होगा, जितना मांगा गया उससे डेबिट होगा, और ये डेबिट होता है इसीलिए पूंजी का, क्योंकि क्या होता है? अंश पूंजी की कमी, इसी के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में? तो ये डेबिट होगा कॉल्ड अप अमाउंट से, और ये कौन सा पैसा से जाएगा? जितना पैसा कंपनी को इन कॉल्स पे नहीं मिला। अगर पूरा मांगा है तो ये भी, अगर नहीं मिला तो ये रहेगा। अगर ये मिल चुका है, मान लेते हैं कि अलॉटमेंट मिल चुका, तो यहाँ पर अलॉटमेंट का नाम ही नहीं रहेगा, यहाँ पर ये दोनों नाम रहेगा। अगर ये भी मिल चुका तो यहाँ पर इन दोनों का नाम नहीं रहेगा, केवल ये रहेगा और ये रहेगा। बात समझे? तो जो भी पैसा नहीं मिला वो हमारा क्रेडिट होगा, कॉल्ड अप अमाउंट डेबिट होगा शेयर कैपिटल नाम से, और उसके बाद जो पैसा मिल गया वो हमारा शेयर फॉरफीचर नाम से जाएगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर जो पैसा मिल चुका है, ठीक है, हम शॉर्टकट में अमाउंट रिसीव्ड लिख रहे हैं, आप समझिएगा। अमाउंट रिसीव्ड मतलब इस समय अमाउंट रिसीव नहीं है, जो पहले का मिल चुका है, ठीक है। जो पहले का पैसा मिल चुका है वो पैसा हमारा इस पे जाएगा। जैसे अगर हमारा अलॉटमेंट पे नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिला, तो क्या मिला होगा? एप्लीकेशन का मिला होगा। तो जो भी अमाउंट जो होगा वो मिल चुका रहेगा, वही पैसा इसमें जाएगा। अगर ये हमारा अलॉटमेंट भी मिल चुका रहता तो जनरल एंट्री बनता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। यहाँ पर कॉल से इन दोनों में जाता है, यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट पूरा जाता है, और यहाँ पर पैसा किसका जाता है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, दोनों जोड़ के जाता है। बात समझे? तो यहाँ पर वो पैसा जाता है जो मिल चुका है,
यहाँ पर जितना अंशों पे मांगा गया और इन तीनों पे क्या जाता है, जितना पैसा नहीं मिला। इस प्रकार से हमारा अमाउंट का एंट्री लिखते हैं और इस प्रकार से हमारा जनरल एंट्री होता है। बात समझ में आया? सारा पॉइंट आपको समझते हुए जाना किस किस प्रकार से इसमें अमाउंट लिखते हैं, क्योंकि इसमें अमाउंट लिखना ही सबसे हार्ड होता है। जनरल एंट्री तो कोई भी याद कर लेता है, अमाउंट लिखना इसमें समझना है। बात समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं क्या, ये तो हमारा सम मूल्य पे निर्गमित अंशों का हरण है। अब हमारा क्या होगा, प्रीमियम पे जब निर्गमित अंश का होगा तो उसका क्या हरण का एंट्री होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो प्रीमियम के लिए हम किस प्रकार से लेखा करते हैं यहाँ पर समझने जा रहे हैं। देखिए, तो प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण, जब अंश हमारा प्रीमियम पे पहले निर्गमित हो चुका था और उस प्रकार के अंशों का हरण होगा तो क्या लिखा होगा, तो हरण करने पे इसमें दो तरीका से एंट्री होता है। जब क्या होगा, जब प्रीमियम का पैसा मिल गया हो, मतलब क्या होगा, ऐसे अंश को हम हरण कर रहे हैं जिस अंशों का पैसा अगर प्रीमियम जिस पे था वो उन अंशों पे मिल चुका हो। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हम 500 अंश हरण करें तो उन 500 अंशों वाले अंशधारियों ने अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया हो तो हम क्या एंट्री करेंगे, और यहाँ पर जब नहीं दिया हो तब क्या एंट्री करेंगे, ये सीखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब पैसा मिल गया हो तो हमारा एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर हम मान लेते हैं कि प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पे हो, तो अलॉटमेंट होगा तो जो भी हमारा प्रीमियम मिला होगा तो सीधी सी बात है अलॉटमेंट भी लिखा होगा, तो हम यहाँ पर सीधे क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि जो मिल चुका होता है उसका हम लोग नाम नहीं लिखते हैं। और फिर हमारा क्या जाता है, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और फिर हमारा जाएगा क्या, ऐसा हम मान लेते हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे, तब फिर हमारा जाएगा टू शेयर फॉरफीचर, ये हमारा एंट्री बनेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बस अमाउंट ध्यान देना है, अमाउंट ध्यान देना है, अमाउंट भी बहुत खास ध्यान नहीं देना है। इसमें जो अमाउंट लिखेंगे ऐसे लिखेंगे जैसे प्रीमियम नहीं हो, हर जगह प्रीमियम नहीं होगा। मतलब कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पे होगा, लेकिन कॉल्ड अप अमाउंट कैसा होगा, कॉल्ड अप अमाउंट तो होगा लेकिन वो विदाउट प्रीमियम होगा, मतलब उस अमाउंट में हमारा जो प्रीमियम है वो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, विदाउट प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम ये होगा। मतलब अगर हमारा अंश पे पूरा पैसा मांगा गया, किसी शेयर पे पूरा पैसा मांगे गया, तो उस शेयर पे जैसे 10 का शेयर है 2 रुपये पे में, तो 12 रुपये से नहीं होगा बल्कि 10 के हिसाब से होगा, हमेशा विदाउट प्रीमियम होगा, याद रखिएगा ये चीज़। कॉल्ड अप अमाउंट में हमेशा क्या होगा, कॉल्ड अप अमाउंट में हमेशा पैसा विदाउट प्रीमियम जाता, कभी भी किसी भी कंडीशन में उसमें विथ प्रीमियम नहीं जा सकता, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों में हमारा क्या, कॉल्स इन एरियर जाएगा, जैसे भी जाता है तो कॉल्स इन एरियर। अब क्योंकि इन दोनों में प्रीमियम नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, क्योंकि प्रीमियम नहीं होगा तो कॉल सीनियर जो भी रहेगा, जितना पैसा इन दोनों पे नहीं मिला है वो पैसा हमारा जाएगा। या समझ में आया, यहाँ पर प्रीमियम होगा लेकिन वो प्रीमियम को छोड़ के ही हम कॉल्ड अप अमाउंट वाला पैसा लिखेंगे। जैसे 12 का शेयर था लेकिन 10 रुपये के हिसाब से जाएगा अगर पूरा पैसा मांगा गया, ठीक है। अगर अलॉटमेंट पे भी मतलब यहाँ पर क्योंकि हम पूरे के लिए लिख रहे हैं तो पूरे के अकॉर्डिंग ही जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पैसा मिल गया हो, जैसे यहाँ पर हमने अलॉटमेंट छोड़ा है ना, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों मिल गया होगा, और हमने बोला कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे होगा। फिर भी यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पर रिसीव्ड अमाउंट तो जाएगा, जो पैसा मिल चुका है, लेकिन वो पैसा तो जाएगा, लेकिन इसमें भी वो पैसा जो होगा वो विदाउट प्रीमियम ही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, विदाउट प्रीमियम ही जाएगा पैसा। मतलब अलॉटमेंट का पैसा जो रहेगा वो प्रीमियम के बिना जो वाला पैसा रहेगा वो पैसा प्लस एप्लीकेशन के पैसा, वो उस हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा। ज़्यादा अच्छे से ये एंट्री आपको तब समझ में आएगा जब हम इसको क्वेश्चन में बताएंगे, उसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अभी फिलहाल इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैसे होगा, कॉल्ड अप अमाउंट विदाउट प्रीमियम, कॉल्ड अप अमाउंट तो जाएगा लेकिन बिना प्रीमियम का पैसा जाएगा। यहाँ पर कैसे जाएगा, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर जाएगा, जितना पैसा इन दोनों कॉल पे नहीं चुका है। यहाँ शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है, जो पैसा मिल गया है, लेकिन ये भी विदाउट प्रीमियम वाला ही जाता है। और ये याद रखने वाली पॉइंट है कि शेयर कैपिटल और शेयर फॉरफीचर इन दोनों में हमेशा पैसा विदाउट प्रीमियम ही जाता है, विदाउट प्रीमियम ही जाता है। जब प्रीमियम का क्वेश्चन रहेगा फिर भी, ठीक है, इन दोनों पैसा हमेशा क्या होता है, विदाउट प्रीमियम ही जाता है, ठीक। अब अगला क्या है, जब प्रीमियम की राशि ना प्राप्त हुई हो, मतलब अलॉटमेंट में नहीं मिला होगा, तो एंट्री क्या बनेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर हमारा क्या जाता है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर वो है, ठीक है। फिर हमारा क्या जाता है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर हमारा क्या जाता है, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
और फिर हमारा क्या जाता है, शेयर फॉरफीचर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस हिसाब से हमारा एंट्री होगा। अब अमाउंट कैसे जाएगा ये हमें देखना है, अमाउंट को हमें अच्छे तरीके से समझना है कि वो कैसे जाएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ शेयर कैपिटल में हमारा कॉल्ड अप अमाउंट जाएगा, लेकिन कैसा, विथआउट प्रीमियम। तो हम लिखेंगे कॉल्ड अप अमाउंट विथआउट प्रीमियम। PRE का मतलब समझ लीजिए प्रीमियम, PREM, ठीक है, प्रीमियम विथआउट प्रीमियम। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा कौन सा अमाउंट, तो देखिए एरियर ऑफ प्रीमियम, यानी प्रीमियम का जितना पैसा बाकी है वो पैसा हमारा यहाँ जाएगा। एरियर ऑफ प्रीमियम का मतलब जो प्रीमियम पे जितना रुपया बाकी है वो पैसा हमारा जाएगा। उस अंशधारियों ने जिन अंशों का हरण किया जाएगा, उन अंशधारियों ने जितना प्रीमियम नहीं चुकाया वो पैसा हमारा यहाँ जाएगा। और इन तीनों में क्या जाएगा, इन तीनों में हमारा कॉल्स इन एरियर जाएगा उसी प्रकार से। इन तीनों में हमारा कॉल्स इन एरियर जाएगा उसी प्रकार से, कॉल्स इन एरियर। और जो भी कॉल्स इन एरियर होगा उसमें विथ प्रीमियम होगा, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें एरियर में से हम प्रीमियम हटा सकते हैं, उसमें हमारा प्रीमियम इंक्लूडेड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनका जो विथ प्रीमियम जो जा रहा है, इनका जो एरियर वाला प्रीमियम है ये यहाँ पर डेबिट होकर राइट ऑफ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किया जाता है। तो ये कॉल्स इन एरियर विथ प्रीमियम जाता है तीनों में, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर हमारा अमाउंट रिसीव्ड जाता है, रिसीव्ड अमाउंट जाता है वो भी कैसा, विथआउट प्रीमियम, रिसीव्ड अमाउंट विथआउट प्रीमियम। इस प्रकार से हमारा अमाउंट जाता है, ठीक है, समझ में आया, बोलिए अच्छे तरीके से समझ में आया। अब फिर से हम इसको रिवाइज करते थे, ध्यान देना है। जब प्रीमियम हमारा क्या है, जब प्रीमियम पे निर्गमित हुए अंशों का हरण किया जाए तो दो तरीका होता है। पहला होता है जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, तो प्राप्त हो गया हो तो उसको एकदम नॉर्मल क्वेश्चन मान लेते हैं, उसी तरह से एंट्री बनता है हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। इसलिए हम लिखेंगे कि मान लेते हैं कि अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट जाएगा विथआउट प्रीमियम के साथ, मतलब प्रीमियम उसमें नहीं रहेगा, विथआउट प्रीमियम वाला। इन दोनों में कॉल्स इन एरियर जाएगा विथआउट प्रीमियम, हालांकि इनके कॉल्स इन एरियर में प्रीमियम होगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या माना है, हमने एग्जांपल माना है कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है। अगर प्रीमियम इन कॉल पे भी है तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर हमेशा विथआउट प्रीमियम, हालांकि इन पे होगा तो सीधी सी बात है प्रीमियम नहीं मिलेगा, यहाँ वाला एंट्री बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ऐसा माना कि इसमें प्रीमियम अलॉटमेंट पे तब जाके ये एंट्री होगा। और ये सारा चीज और अच्छे से क्लियर कब होगा, जब क्वेश्चन लगाने लगेंगे। तो हमारा क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, कॉल्ड अप अमाउंट विथआउट प्रीमियम, इन दोनों में कॉल्स इन एरियर जाएगा, और इसमें जाएगा शेयर फॉरफीचर में भी अमाउंट रिसिप्ट हो जाएगा, लेकिन वो भी विथआउट प्रीमियम जाएगा। तो ये इसीलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट बताएं आपको कि इन दोनों खाते में जो होगा पैसा वो विथआउट प्रीमियम ही जाएगा, जितना भी जाना है। इसमें बस कॉल्ड अप, इसमें रिसिप्ट अमाउंट। जब बिना प्रीमियम, जिस पर मतलब जब ऐसा हो कि प्रीमियम भी प्राप्त ना हुआ, तब हम ये एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। अमाउंट कॉल्ड अप वाले पे हमेशा क्या जाता है, विथआउट प्रीमियम जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में एरियर ऑफ प्रीमियम जाएगा, प्रीमियम का वो पैसा जो नहीं मिला है वो पैसा यहाँ पर डेबिट होगा। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल पे क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर जाएगा, विथ प्रीमियम जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एरियर में प्रीमियम भी नहीं मिला होगा तो विथ प्रीमियम इंक्लूडेड जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, शेयर फॉरफीचर में जो होगा अमाउंट रिसीव जाएगा, वो भी विथआउट प्रीमियम ही रहता है, वो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये एंट्री होगा हरण का। बात समझ में आया अच्छे तरीके से। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या होगा, इसका पुनर्निर्गमन पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत ही बेसिक पॉइंट हम समझाएंगे, उसको आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। और उसी वीडियो के जस्ट बाद या फिर उसी वीडियो में हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए हम जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे वो पूरा एंट्री समझाने के बाद लेके चलेंगे, पूरा एंट्री समझाने के बाद, मतलब ऐसा लेके चलेंगे कि इसमें हम पहले फॉरफीचर का पढ़ाएंगे उसके बाद पुनर्निर्गमन का, ऐसा नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, फॉरफीचर पुनर्निर्गमन दोनों, मतलब अंशों का हरण और उसका पुनर्निर्गमन, इसकी पूरी जनरल एंट्री समझा देंगे। और उसके बाद जाके हम एग्जाम्पल बड़ा सा लेंगे जिसमें हमारा ये सारे पॉइंट कवर हो उस एग्जाम्पल में। और याद रखिएगा ये अंशों का हरण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसका एग्जाम्पल कम से कम 4 या 5 से ज़्यादा सॉल्व कराएंगे। हमको लगता है 5, 6, 7 हम सॉल्व कराएंगे इस YouTube चैनल पे। तो आप लोग बने रहिएगा, अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल पूरे सॉल्व हो जाएंगे, जिससे आपको ये पूरा पूरा चैप्टर जो होगा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।